आज के मुख्य समाचार। भाजपा जिला सोलन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। महली क्षेत्र में एक साथ दिखे 3 तेंदुए। हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को होगी रोबोटिक सर्जरी। आपदा पर सियासत ठीक नहीं, नरेश चौहान। राजू बिंदल ने स्वच्छता अभियान में लिया भाग। बागवान से धोखाधड़ी का मामला दर्ज। अवैध तहबाजारी पर चला प्रशासन का डंडा। सीएसडी कैंटीन से शराब जब्ती पर पूर्व सैनिकों का विरोध। प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए आया कि 6202 भर्तियां शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लगातार 3 महीने से जारी भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के बीच विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब राज्य गंभीर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है तब विपक्ष इसे राजनीति का मुद्दा बना रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 45% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और लगभग 3 महीने से बारिश हो रही है, जिसके चलते 419 लोगों की जान गई है, 45 लोग लापता चल रहे हैं और 1500 से अधिक घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा 6300 गौशालाएं और 500 से अधिक दुकानें भी प्रभावित हुई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मानसून जल्द ही प्रदेश से विदा लेगा। चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह समय राजनीति का नहीं। उन्होंने कहा कि कैसे प्रदेश को इस संकट से निकाला जाए, यह समाधान निकालने की आवश्यकता है। विपक्ष को भी इसी भावना से कार्य करना चाहिए, न कि हर बात में राजनीति ढूंढनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष को याद दिलाया कि 2023 में जब राज्य में आपदा का संकट आया था तब भी विपक्ष ने गंभीरता नहीं दिखाई और जनता के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं वे खुद आपदा के समय कहीं नजर नहीं आए हैं। विपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को लेकर दी जा रही टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेश चौहान ने स्पष्ट किया कि बार बार कहा जाता है कि मोदी जी ने यह दिया, पर यह हिमाचल का हक है क्योंकि टैक्स हिमाचल भी देता है। यह कोई उपकार नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। आज हमारा जो आप लोगों से मिलने का था, जो बातचीत करने का था, खास तौर पे जिस तरह मैं लगातार देख रहा था पिछले 3-4 दिनों से न्यूज़पेपर में भी और मीडिया में भी सुर्खियां विपक्षी नेताओं की, जो विपक्षी दल के नेता हैं, लगातार सरकार के ऊपर जो है आपदा को लेके अटैकिंग मुद्रा में उनकी स्टेटमेंट्स मेरे को दिखी। लगातार मैं 3-4 दिन से इस बात को देख रहा था। लेकिन आपदा बड़ी है, ये आप लोग भी, पूरा प्रदेश भी और पूरा देश भी जान रहा है कि लगातार 3 महीना से ऊपर का समय हो चुका है और जिस प्रकार इस हिमाचल के अंदर बरसात ने जो कहर बरसाया है, आंकड़ों के हिसाब से 45% एक्स्ट्रा बारिश हुई है। बादल फटने की घटनाएं बढ़ी है हर जगह और नुकसान का ये है कि कोई जिला, कोई स्थान नहीं बचा है जहां नुकसान लगातार नहीं हो रहा है। हर दिन जब सुबह खबर आती है, रात को खबर आती है, तो 100 से 50 करोड़ रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। उससे भी ऊपर है जो अभी तक के आंकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में 419 लोगों ने अपनी जानें जो है इस बार गंवाई हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने जन खोए हैं। वो तो अब इतना बड़ा लॉस है कि उसको कोई किसी तरह से भी भरपाई नहीं हो सकती, पर आंकड़ा बहुत बड़ा है। उसके अलावा 40-42 लोग मिसिंग भी हैं और जो और नुकसान हुए हैं, जो आज तक हमारे पास जो आंकड़ा है अभी तक के नुकसान का, लगातार कहर बरसाया। 419 लोगों ने, मैंने आपसे जिक्र किया, और 45 लोग अब मिसिंग हैं। अब आप देखें कि ऐसी इतनी 15,000 के करीब जो है घटनाएं घटी है। आप देखें कि 1500 के करीब लोगों ने अपने घर तबाह हो गए, खत्म हो गए। ये आंकड़ा वो है जो बिल्कुल घर खत्म हो चुके। 1500 से ऊपर ऐसा आंकड़ा आ चुका है और उसके अलावा 6500 के करीब घर ऐसे हैं जिसमें दरारें आ गई है, जो रहने लायक नहीं है, आंशिक तौर पे जो है नुकसान हुआ है। तो ये आप समझें कि एक छोटे से राज्य में और 6300 से ऊपर गौशालाएं जो है लोगों की, किसानों की खराब हुई है।
594 दुकानें जो है इस फ्लड के तहत, इस आपदा के दौरान लैंडस्लाइड की वजह से, हैवी रेन्स की वजह से, या कहीं जगह जो है ऐसी भी घटनाएं हुई है जो पहले कभी नहीं हुई कि पूरे गांव के गांव धंस रहे हैं। जब राजनीतिक अखाड़े में होंगे तो राजनीति करें, लेकिन ये समय जो है राजनीति करने का, राजनीतिक स्टेटमेंट्स का, या अपनी जो भाजपा के अंदर वर्चस्व की, लीडरशिप की जो लड़ाई है उसको चमकाने का वक्त नहीं है। पक्ष का क्या रोल रहा, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ 2023 में भी विपक्ष खड़ा नहीं हुआ। ये असेंबली के अंदर की बात है, जो असेंबली सेशन बुलाया गया था स्पेशली। ये तो 23 की बात मैंने आपसे जिक्र किया। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि प्रदेश के लोगों को भी ये जानना चाहिए, ये जानना जरूरी भी है कि जो लोग आज बहुत बड़े हमदर्द होने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें मीडिया के जरिए सरकार को केवल घेरने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की अब मजबूरी, लीडरशिप के वर्चस्व को बनाए रखने की जो मजबूरी भाजपा के अंदर दिख रही है, वो स्वाभाविक तौर पे है कि वहाँ इस वक्त 4-5 ग्रुप है, सब में लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत इतनी है, इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं, प्रदेश की जनता और प्रदेश, वो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत भयंकर स्थिति है। फेडरल सिस्टम में हम पार्ट हैं, जितने भी राज्य हैं देश के अंदर उनका अधिकार है। आप पहले तो अपनी सोच को ठीक करें। बार बार आप एक जिक्र करते हैं कि ये दे दिया भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दे दिया। भाई साहब, इसको ठीक करो, अपनी सोच को ठीक करो। ऐसा बोल के आप हमारी मुहिम को और प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ाते हो। हम फेडरल सिस्टम का पार्ट है, देश का अंग है। जितने भी टैक्सेस देश के अंदर लिए जाते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है चाहे डायरेक्ट टैक्सेस है, वो एक पूल में जाते हैं भारत सरकार के, वहां से सबको बांटते हैं। तो हमारा अधिकार है उसमें। अगर हम पे आपदा आई है, आप बताएं, मेरा भाजपा वालों से ये सवाल है कि आप बताएं हमें किस से पास जाना चाहिए मदद के लिए, आप हमको बता दें। हम मदद के लिए भी भारत सरकार के पास ही जाएंगे, वो वही कर रहे हैं। 23 में भी किया, और बहुत समय के बाद उसमें से केवल 2008 करोड़ रुपए का जो है सैंक्शन मिला, उसमें भी 500 करोड़ हमारी शेयर रहेगा, 1500 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार उस पीडीएनए में मिला है। भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन द्वारा बद्दी में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला सोलन के अध्यक्ष रतन पाल ने की। इस अवसर पर कुल 210 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। रक्तदान शिविर को संबोधित करते हुए सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। यह लोकप्रियता सिर्फ चुनावी जीतों से नहीं, बल्कि जनता के दिलों में बसे उनके विश्वास और सेवा भावना से आती है। महाजन ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और जनधन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों ने गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों से न केवल गरीबों बल्कि मध्यम वर्ग व्यापारियों की आकांक्षा को भी पूरा किया है। टैक्स प्रणाली के लिए किए गए सरलीकरण और जीएसटी सुधारों के चलते आज व्यापार करना आसान हुआ है। जीएसटी के दरों को घटाकर केवल 5% और 18% तक कर दिया गया है। यह सभी कदम आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है। महाजन ने रक्तदान जैसे पुण्य कार्य में भाग लेने वाले सभी दाताओं का धन्यवाद किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे समाज सेवा में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। राजधानी शिमला के महली क्षेत्र में देर रात एक साथ 3 तेंदुओं को देखे जाने से स्थानीय लोग दहशत में हैं।
तेंदुए आवासीय इलाके के पास सड़क किनारे घूमते नजर आए, जिसकी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे इलाके में चिंता का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेंदुए कुछ देर तक सड़क पर इधर उधर घूमते रहे और उसके बाद खेतों और निचले इलाकों की ओर चले गए। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुओं के पंजों के निशान खोजे गए। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से सावधान रहने और रात के समय अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और यदि आवश्यकता पड़ी तो इलाके में पिंजरे भी लगाए जाएंगे। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तेंदुओं की मौजूदगी खतरनाक हो सकती है, विशेषकर उन इलाकों में जहां इंसानी आबादी है। लोगों को बच्चों, पालतू जानवरों को घर के भीतर सुरक्षित रखना चाहिए। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब शिमला में तेंदुओं की आमद देखी गई हो। इससे पहले भी समरहिल और टूटीगंडी जैसे शहरी क्षेत्रों में तेंदुए रात के समय देखे गए हैं। इन घटनाओं ने वन्य जीवों और इंसानों के बीच टकराव की आशंका को और गहरा दिया है। स्थानीय निवासी प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जा रही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज कालीबाड़ी परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया और उन्हें समर्पित इस सेवा पखवाड़ा को जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सार्थक पहल बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब टैक्स घटाए जा रहे हैं। डॉक्टर बिंदल ने जीएसटी दरों में हालिया कटौती को जनता के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि इससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई एक कमरा बनाता है जिसमें 1000 बैग सीमेंट की आवश्यकता होती है तो जीएसटी में कटौती से प्रति बैग 60 रुपए की बचत हो रही है, जिससे कुल 60,000 का फायदा होगा। टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 3000 से 5000 तक की बचत हो रही है। वहीं आटा, दाल, चावल जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं या तो 18% से घटकर 5% पर आ गई है या शून्य कर दी गई है। जरूरी दवाइयां अब 12% से घटकर 5% या शून्य कर पर उपलब्ध है और गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली महंगी दवाइयों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पिछले कल 17 तारीख को हमारे 21 स्थानों के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप हुए। हम लगभग 75 स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप पूरे करेंगे। इसी प्रकार 68 स्थानों के ऊपर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएंगे। आज 18 तारीख को पूरे प्रदेश में स्थान स्थान के ऊपर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम रखे। माननीय मोदी जी ने संदेश दिया कि ये मेरा देश है, मेरा शहर है, मेरा गांव है, इसको साफ रखना मेरी जिम्मेवारी है। और उनके उस संदेश के अनुसरण पर पूरा देश आगे बढ़ा है। देश को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने 12 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया और सामान्य समाज प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की प्रेरणा दी है कि हम सब मिलकर अपने भारत को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, अपने गांव को साफ रखें। आज स्वच्छता अभियान है और इसके बाद 25 तारीख तक एक पेड़ माँ के नाम यानी पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में एक अच्छी मुहिम चलाई जाएगी। स्वच्छता अभियान के साथ साथ रक्तदान शिविर के साथ साथ चिकित्सा शिविर के साथ साथ एक पेड़ माँ के नाम, इस प्रकार ये सेवा पखवाड़ा अग्रणी होता हुआ दिखाई देता है। इसी कड़ी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो इस बार इसमें ऐड किया है
वो स्वदेशी का है। मेरा भारत, मेरे देश में पैदा हुआ सामान, मेरे भारत में बना हुआ सामान, वो मुझे खरीदना है, उसका मुझे उपयोग करना है, ताकि भारत की इकोनॉमी, भारत की आर्थिकी मजबूत हो। भारत में बना हुआ सामान खरीदने से जो बनाने वाला व्यक्ति है उसको रोजगार मिलेगा और हमारी जो आर्थिकी है वो मजबूत होगी। हम पूरे देश भर में अगले 3 महीने तक इस अभियान को लेके चलने वाले हैं। टीवी खरीद रहा है तो 3 से 5 हजार रुपए का बेनिफिट है। अगर मेरी बहन और नित्य प्रति का कॉस्मेटिक का सामान ले रही है तो उसके अंदर और 25% की रिलैक्सेशन उसको है। ऐसे ही आटा, दाल, चावल, नित्य उपयोग की वस्तुएं या तो 18% से 5% पर आई हैं या 0 पर आई हैं। हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़ी चिकित्सा संस्थान टांडा मेडिकल कॉलेज में अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मरीजों की सुविधा के लिए हर शुक्रवार और शनिवार को रोबोटिक सर्जरी निर्धारित की गई है। यह राज्य में चिकित्सा सेवाओं की दिशा में एक बड़ा और आधुनिक कदम माना जा रहा है। पहली बार इस तकनीक का उपयोग करते हुए चंबा की 43 वर्षीय रजनी की सर्जरी की गई। रजनी के पेट से ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला गया और किडनी को सुरक्षित बचा लिया गया। अभी अस्पताल में 7 से 8 मरीज भर्ती है जिनकी जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। फिलहाल इस सुविधा के अंतर्गत केवल पेट से संबंधित रोगों की रोबोटिक सर्जरी की जा रही है। 3 से 4 दिन के भीतर मरीज पूरी तरह रिकवर होकर घर भेजे जा सकते हैं। इससे मरीजों को लंबे अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं होगी और उपचार अधिक सुविधाजनक होगा। रोबोटिक सर्जरी के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में नया ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया है। इसमें सभी अत्याधुनिक उपकरण मौजूद है। हालांकि स्थायी स्टाफ की फिलहाल कमी है, लेकिन मौजूदा स्टाफ और असिस्टेंट की मदद से सर्जरी की जा रही है। भविष्य में अलग से प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है। अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों की तरह यहाँ भी यूरोलॉजिकल विभाग इस रोबोटिक सर्जरी यूनिट को देख रहा है। हालांकि इसे स्थायी रूप से किस विभाग के अधीन किया जाएगा, यह निर्णय प्रशासन और सरकार पर निर्भर रहेगा। टांडा मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजिकल विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंकेश ठाकुर ने कहा कि इस सुविधा से मरीजों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। सर्जरी के बाद कम समय में रिकवरी और कम जटिलताओं के चलते यह तकनीक अत्यंत प्रभावी है। शिमला की प्रमुख पर्यटन स्थल लिफ्ट के पास अवैध रूप से लगी तह बाजारी पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शिमला टैक्सी यूनियन की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज स्वयं पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दुकानदारों से बातचीत की और कहा कि लिफ्ट के पास का क्षेत्र स्पॉट पिक एंड ड्रॉप जोन घोषित है, जहां केवल टैक्सी वाहन पर्यटकों को लाने और ले जाने के लिए रुक सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में तह बाजारी न केवल अवैध है बल्कि यह पर्यटन व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। मंत्री ने मौके पर मौजूद दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आज शाम तक वे अपनी दुकानें हटा ले, अन्यथा प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास कोई पहचान पत्र या वैध परमिट नहीं है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला का आज जो ये हमारा लिफ्ट का मुद्दा था, तो इसमें हमने पहले भी एसपी साहब के पास गए थे, तो उन्होंने भी बताया कि ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है ये पिक एंड ड्रॉप का काफ़ी सालों से था। तो यहाँ पे ये अपने फ्रूट्स वाले बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारे को पिक एंड ड्रॉप की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसमें आज राणा अनिरुद्ध सिंह जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया और इनको उठने के लिए बोला है। तो बाकी अभी तक ये उठे नहीं हैं। एमसी वाले अभी आए हैं, देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया होती है। तो अभी जो है जी वो एमसी वाले अभी आए हैं, तो अभी देखते हैं इनके वो लाइसेंस वगैरह चेक कर रहे हैं, ये वेंडर है कि नहीं है, अभी पूरा पता तभी लगेगा। देखिए कारण क्या है ना जी, यहाँ पे जो हमारा बोर्ड लगा था पार्किंग का और पिक एंड ड्रॉप का जो बोर्ड लगाया गया था वो भी यहाँ से उखाड़ के जो है फेंक दिया गया। और इस मांग को जो है हम जिला स्तर पे काफ़ी समय से उठा रहे हैं, कमिश्नर साहब के पास भी और एसपी महोदय के पास भी।
एसपी साहब ने एक दिन इनको ऑर्डर किए थे यहाँ पे कि इनको यहाँ से उठा के जब यहाँ पे टैक्सियों का पिक एंड ड्रॉप का पॉइंट है तो इसको खाली करवाया जाए, लेकिन एक दिन के लिए इसको खाली करवाया गया और सेकंड डे जो है फिर इनको यहाँ बिठा दिया गया। उसके बाद जो है जो हमारे जो जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे जो है मंत्री महोदय के पास गए। कल हमारा जो है चालक दिवस था और वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अनिल जी आए थे और हमने वहाँ इस बात को जोरों शोरों के साथ रखा, क्योंकि पूरे जिला के जो जिला नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे भारतवर्ष से जो टैक्सी वाले यहाँ आते हैं ना वो सब यहीं पे ड्रॉप करते हैं, क्योंकि पॉइंट है सबने टूरिस्ट ने जो है लेफ्ट से जाना होता है। ये समस्या पिछले काफ़ी समय से आ रही थी और हमारे काफ़ी चालकों के जो है यहाँ पे चलान हुए 2-2 हज़ार के 5-5 हज़ार के चलान हुए, बाकी हज़ार की तो गिनती नहीं है जो आइडल पार्किंग के रूप में यहाँ चलान किया जा रहा है। तो सभी टैक्सी चालकों के बीच में जो है वो रोष था और उसी रोष के चलते कल जो है हम राणा अनिल सिंह जी से मिले और हमने जो है वहाँ उनके समक्ष बात रखी। तो उनको भी लगा कि यार काफ़ी समय से जो है जूझ रहे हैं, तो राणा जी ने बोला कि मैं कल वहाँ पे जो है खुद आऊँगा। सुबह जो है हमारे मंत्री महोदय यहाँ खुद आए और तो जो हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं वो भी यहाँ मौका पर आए थे, ट्रैफिक इंचार्ज भी मौका पर बुलाया गया और सदर थाना से जो SHO है उनको भी यहाँ मौका पर बुलाया गया था। अभी जो है नगर निगम की टीम यहाँ पहुँची है और येलो लाइन के आदेश जो है यहाँ किए गए हैं कि यहाँ भी येलो लाइन लगा दी जाए और साथ में यहाँ से इनको हटा दिया जाए। जिला कुल्लू के रसायन क्षेत्र के एक बागवान के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने बेंगलुरु के एक फल व्यापारी के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का आरोप दर्ज कर जांच में शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता अतुल निवासी रसायन कुल्लू ने पुलिस को शिकायत में बताया कि बेंगलुरु स्थित एक फ्रूट मंचेंट के व्यापारी ने उससे सेब खरीदने के लिए संपर्क किया था। तय समझौते के तहत उन्होंने सेब के 650 कार्टन ट्रक के माध्यम से बेंगलुरु के लिए रवाना किए। ट्रांसपोर्ट यूनियन से बाकायदा पर्ची भी कटवाई गई। हालांकि बागवान का आरोप है कि सेब भेजने के बाद अब व्यापारी उसका फोन नहीं उठा रहा है। करीब 10 लाख की पेमेंट भी नहीं की है। इस मामले में स्थानीय व्यापारी हलकों में हड़कंप मच गया है। अतुल ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई व्यापारी मंडियों से बिना भुगतान किए फरार हो चुके हैं, जिससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ASP संजीव चौहान ने पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की गहन जांच की जा रही है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से बागवानों की सुरक्षा और कृषि उपज की सुरक्षित बिक्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बागवानों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही हो और उत्पाद की बिक्री के लिए सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था भी बनाई जाए। पूर्व सैनिक कल्याण संघ शिमला ने प्रेस क्लब शिमला में एक प्रेस वार्ता आयोजित करी, जिसमें नेरवा CST कैंटीन के आबकारी विभाग द्वारा शराब जब्त किए जाने की कार्यवाही पर कड़ा ऐतराज जताया गया है। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने इस घटना को पूर्व सैनिकों के सम्मान के खिलाफ एक अभद्र कृत्य करार दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान पवन चौहान ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब सेना के अधीन संचालित CST कैंटीन पर इस प्रकार की कार्यवाही की गई हो। उन्होंने कहा कि नेरवा कैंटीन से आबकारी विभाग द्वारा की गई शराब की जब्ती न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह सैन्य सम्मान और मर्यादा के खिलाफ है। पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने इस विषय को गंभीर मानते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर इस मामले में स्पष्टीकरण और कार्यवाही की मांग की है। पवन चौहान ने कहा कि यह सवाल अब केवल शराब की जब्ती का नहीं, बल्कि सैनिकों की गरिमा और सम्मान का भी है। CST कैंटीन के लिए जो भी हमें एक सुविधा प्राप्त की जाती है, एक मान्यता प्राप्त होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ और भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त के बाद ही किसी भी जगह पे उसको स्थापित किया जा सकता है। इसी के तहत 22 नवंबर 2022 को जिला शिमला के नेरवा में CST कैंटीन का एक एक्सटेंशन काउंटर रक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता दी जाती है खोलने के लिए, जो कि आरट्रेक शिमला के तहत खोली जाती है। CST कैंटीन में ग्रोसरी और लिक्विड दोनों तरह की सुविधाएं हमें दी जाती हैं। यह जो सुविधाएं हमें पूर्व सैनिकों को और कार्यरत सैनिक के परिवार को दी जाती है, ये एक निश्चित निर्धारित मानदंड के तहत ही दी जाती है।
इसी के तहत हमें ग्रोसरी और लिक्विड दोनों चीजें उपलब्ध करवाई जाती है। कार्यवाही इस प्रकार होती है कि इसमें लिक्विड के लिए जो हमारा लिक्विड का कोटा आता है उसके लिए आबकारी विभाग से एक परमिशन लेटर मिलता है। 2001 से लेकर नेरवा में 22 नवंबर 2022 तक मोबाइल कैंटीन का संचालन किया जाता था आरट्रैक के तहत, जिसमें ग्रोसरी और लिक्विड दोनों चीजें भेजी जाती है। उसके लिए आबकारी विभाग द्वारा L9 अल्फा एक लाइसेंस इशू किया जाता है और वो हर साल रिन्यूअल किया जाता है। अभी भी L9 अल्फा 2026 तक मान्यता प्राप्त है। 16 तारीख को CST कैंटीन आरट्रैक से लिक्विड और ग्रोसरी का स्टॉक नेरवा भेजा जाता है, परंतु आबकारी विभाग द्वारा 17 तारीख को वहां पे जाकर CST कैंटीन के प्रेमिसेस में जाकर उस लिक्विड को सीज किया जाता है। हम विभाग से और सरकार से ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई, ऐसा कौन सा उनके पास सूत्र है या ऐसा कौन सी उल्लंघना की गई है कि वहां जाकर डिफेंस के स्टोर के परमिसेस के अंदर जाकर आप पुलिस वालों को भी ले जाते हैं और कुछ वहां के 2-4 लोग जो लोकल है, जबकि 16 तारीख को वो जाता है और 17 तारीख को पहुंचता है। एक्चुअली में होता ये है कि L9 अल्फा से अगर आप किसी भी जगह पे स्टॉक करना चाहते हो लिक्विड को, तो उसके लिए L9 लाइसेंस इशू किया जाता है। L9 लाइसेंस इशू करने के लिए मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमने सबसे पहला लेटर 14 मार्च 2022 को, जब हमें ग्रीन सिग्नल MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलता है कि आप एक्सटेंशन काउंटर की तैयारी करें, तो अप्लाई किया जाता है। लेकिन 7 अप्रैल 2022, 22 अप्रैल 2022 रिमाइंडर कंटिन्यू, 23-24 कंटिन्यू रिमाइंडर देने के बावजूद भी हमें L9 नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारा L9 अल्फा जो है वो कंटिन्यू रिन्यूअल हो रहा है और जो 2026 तक वैलिड है। 16 तारीख को कैंटीन जाती है, फिर भी हम 3 दिन तो वैसे भी स्टॉक बेच सकते थे, लेकिन 17 तारीख को उसको सीज कर दिया जाता है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि इस टाइप की कार्रवाई करने के पीछे ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि उनको जाके वहां पे रातों रात जाके उसको पूरी रात वहां पे बैठे, पूरी रात वहां पे रात को कैंटीन को खोला गया और उसी में ग्रोसरी है, उसी में लिक्विड है और वहां पे पूरी रात बैठ के दूसरे दिन 3-4 बजे तक उस स्टॉक को वहां से उठा के पुलिस चौकी नेरवा पहुंचाया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के प्री प्राइमरी स्कूलों में छोटे बच्चों की देखभाल और सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 6202 आया सहायक पदों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्ती अब हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से करवाई जा रही है। कॉर्पोरेशन ने जिला स्तर पर निजी कंपनियों का चयन कर लिया है जो इन पदों पर स्थानीय महिलाओं की भर्ती सुनिश्चित करेगी। पहले यह नियुक्तियां नाइलेट कंपनी के माध्यम से होती थी, लेकिन एजेंसी को बदलकर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि इन भर्तियों को तेज, पारदर्शी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार अंजाम देना है। भर्ती की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार से है। कुल पद 6202 पद नाम आया सहायक,
कार्य नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों की देखभाल और साफ सफाई और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करना। कार्य प्रणाली पार्ट टाइम, मानदेय 4075 रुपए प्रति माह, योग्यता न्यूनतम 12वीं कक्षा पास। लिंग प्रतिबंध केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार मिलेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायता मिलेगी। साथ ही प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अतिरिक्त देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन द्वारा चयनित प्राइवेट कंपनियां अब पात्र उम्मीदवारों का चयन करेगी। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का दावा किया गया है। पिछले कुछ महीनों में जिला स्तर पर साक्षात्कार संपन्न हो चुके हैं और आवेदकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसी सप्ताह के अंत तक चयनित आया कर्मियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग को सूची भेजी जाएगी। इसके बाद सरकार की मंजूरी लेकर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। सरकार ने इस निर्णय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के अनुरूप बताया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल को विशेष प्राथमिकता दी गई है। यह कदम न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, बल्कि छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण भी सुनिश्चित करेगा। हिमाचल सरकार का यह निर्णय एक ओर जहां स्थानीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगा, वहीं दूसरी ओर प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में भी मददगार साबित होगा। आने वाले समय में राज्य के स्कूलों में बच्चों की देखभाल पहले से अधिक संगठित और समर्पित तरीके से हो सकेगी।